तो मैं दावा कर सकती हूँ कि जिन और काले जादू पर बनी ये मूवी आपकी रूह कँपा देगी, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं बल्कि इंस्पायर्ड है टर्की के गांव में सदियों से चली आ रही उन सच्ची और खौफनाक भविष्य कथन और जिन की कथाओं पर, जिन्हें सुनकर वहां के लोग आज भी सहम जाते हैं। ये मूवी है उजहार फीलर फॉल। 2025 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली टर्किश हॉरर फिल्म बन चुकी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत बेहद डार्क सीन से होती है जो आपको अंदर तक हिला देगा। हम देखते हैं कि एक इंसान जो बेहद बेरहमी से एक पंछी का गला काट रहा होता है, उसके बाद वो उस पंछी के पैरों को नोच कर निकालता है और उसके शरीर के सारे अंग को अलग अलग कर देता है। सबसे भयानक पल तो तब आता है जब हम उस आदमी को उन्हीं कच्चे टुकड़ों को खाते हुए देखते हैं। उसकी हालत काफी बुरी और डरावनी थी। इसके तुरंत बाद हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसका पूरा माहौल काले जादू से भरा हुआ था। वहाँ कई पक्षियों को तालिस्मन से बने कपड़े से ढका हुआ था। यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो गुस्से में कहती है कि वो उसके घर से निकल जाए, जिसके बाद वो किसी अनजान और शैतानी शक्ति को चेतावनी देते हुए कहती है कि वो सावधान रहें। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है दो लड़कियों पे, एस्मा और उसकी बहन निदा। ये दोनों अपनी कजन बहन इरम के बारे में बात कर रही थी। इरम की माँ अक्सर बीमार रहती है, इसीलिए इन्हें उनकी सेवा करनी पड़ती है। एस्मा को इरम की माँ की देखभाल करना बिल्कुल पसंद नहीं था और हम जान पाते हैं कि वो इरम को भी कुछ खास पसंद नहीं करती। एस्मा के दिमाग में ये बात बैठी थी कि इरम के माता पिता ने इन लोगों को अलग कर दिया। यह हमें एक राज की बात पता चलती है कि एस्मा मुराद नाम के एक लड़के से बेहद प्यार करती है, पर मुराद अपनी फैमिली को इनकी शादी के बारे में नहीं बता रहा है क्योंकि शायद मुराद की फैमिली एस्मा को पसंद नहीं करती। इस बात से एस्मा को काफी बुरा लगता है। इस पे एस्मा कहती है कि वो मुराद की फैमिली पे थूकती है और आज वो खुद मुराद से बात करके उसे काफी सुनाने वाली है। जब ये लोग वापस घर आती हैं तो देखती हैं कि इरम इस्तांबुल से वापस आ चुकी है। इरम अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी। तभी इसकी नजर अपनी माँ के गले में पड़े एक तावीज पे पड़ती है। इरम को वापस देख के उसकी बहन निदा काफी खुश थी, पर एस्मा के चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी। रात में पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाती है। यहाँ हम इनकी दादी और इरम के पिता तुर्गुत को भी देखते हैं। पूरी फैमिली काफी खुश थी। निदा तुर्गुत को बताती है कि उसकी पत्नी फातिमा की दवाई का सिर्फ एक ही डिब्बा बचा है। तुर्गुत कहता है कि जब वो शहर जाएगा तो दवाइयाँ ले आएगा। सोने का वक्त हो गया था। इरम की बहन स्टोर से इरम का बेड निकालने वाली थी, जिसपे दादी उसे रोक देती है और कहती है कि ये काम वो सुबह करेंगे। साथ ही उन्हें एस्मा और निदा के मरे हुए माता पिता की चीजें भी साफ करनी थी, पर निदा ने उन चीजों को पहले ही साफ कर लिया था। उस सामान में निदा को एक तावीज मिला था जिसे उसने साफ करके अपनी आंट फातिमा को पहना दिया ताकि वो उसे सुरक्षित रखे। ये जान के इरम को बहुत खुशी होती है कि निदा उसकी माँ की इतनी परवाह करती है, लेकिन एस्मा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। गुस्से में वो इरम को जमीन पर सोने को कहती है, यहाँ तक कि वो रात में उसका बिस्तर भी नहीं लगाती। सोने से पहले इरम को पता चलता है कि एस्मा मुराद से प्यार करती है और वो जल्दी ही शादी करने वाले हैं, पर मुराद अपने परिवार से बात नहीं कर रहा। यहाँ इरम एक अच्छी बहन की तरह एस्मा को समझाती है कि सही वक्त आने पे मुराद अपने परिवार से बात जरूर कर लेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि वो एस्मा से प्यार करता है। जिसके बाद ये लोग सो जाते हैं। पर दोस्तों, असली शैतानी खेल तो रात की नींद में शुरू होता है। बीच रात इरम की जब नींद खुलती है तो उसे घर वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो सुनती है कि दादी एस्मा को बता रही है कि उसे एक बच्चा कुएं के पास मिला था। उसे लगा था कि वो मर गया, पर वो अभी भी जिंदा है, जिसे दादी एस्मा को ठीक से पकड़ने को कह रही थी। इरम को उस बच्चे की रोने की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी माँ के पास एस्मा और निदा एक शैतानी रूप में खड़े थे, जो बेहद भारी और डरावनी आवाज में इरम से कहते हैं कि उसकी माँ ने उसे बहुत मिस किया। ये कहने के बाद वो दोनों उसकी माँ पे चाकू से वार कर देती हैं। दोस्तों, उसी वक्त इरम को अपनी माँ के पास एक काली शैतानी परछाई भी खड़ी हुई दिखती है, जो मुड़ के सीधे उसकी तरफ देखती है। इस रूह कपा देने वाले सपने से इरम की अचानक नींद खुलती है और दोस्तों, अगले दिन उस भयानक सपने का एक हिस्सा सच हो जाता है। कुएं में दादी की लाश मिलती है। इसके बाद दादी को दफना दिया जाता है। वहाँ का होर्जा तुर्गुत से कहता है कि वो प्रेयर्स के बाद दादी के लिए कुरान पढ़ने आएगा, पर तुर्गुत होर्जा से कहता है कि जब वो मस्जिद आएगा तब वो होर्जा से इस बारे में बात आराम से करेगा।
क्योंकि दादी की मौत हुई थी। तो उस शाम घर पे काफी सारे गांव वाले आने वाले थे और उन सब का इंतजाम करने के लिए इरम अपनी सेविंग्स के पैसों का इस्तेमाल करती है। उस दिन निदा जब फातिमा के पास बैठ के प्रेयर कर रही थी, बेड पे पड़ी फातिमा अचानक एक भयानक और शैतानी रूप ले लेती है और निदा के कान में अजीब सी फुसफुसाहट शुरू कर देती है। निदा चुपचाप अपनी प्रेयर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मुराद चुपके से एस्मा से मिलने आता है, पर एस्मा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो मुराद से साफ कहती है कि अगर मुराद ने अपने परिवार वालों से उनकी शादी की बात नहीं करी तो मुराद का इस तरह मिलना उससे जरूरी नहीं है। लेकिन मुराद उससे जरूरी बात कहना चाहता था, इसीलिए एस्मा कहती है कि प्रेयर्स के बाद वो मिलेंगे। रात को गाँव के सभी लोग दादी के लिए प्रेयर्स करते हैं। यहाँ एक बहुत ही चिलिंग सीन आता है जब इंसान प्रेयर पढ़ते वक्त दादी का नाम लेने की बजाय इरम का नाम ले लेता है। इस बारे में जब वो निदा से पूछती है तो उसने इरम का नाम नहीं सुना था। ये सब सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। जब इरम मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करने किचन में जाती है तो वो देखती है कि खाने में कीड़े रेंग रहे हैं, पर अगले ही पल सब कुछ सही था। सारे मेहमानों के जाने के बाद निदा ने इरम के लिए दादी का बिस्तर रेडी कर दिया था ताकि वो आराम से सो सके, पर इरम को उस बिस्तर पे जरा भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ हम मुराद और एस्मा को मिलते हुए देखते हैं। यहाँ मुराद एस्मा को बताता है कि उसकी फैमिली ने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया है। मुराद की माँ ने कहा कि एस्मा की माँ काला जादू किया करती थी और मुराद की माँ ऐसी औरत की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं कराना चाहती। वो एक छोटा सा गांव था, अगर किसी ने ये बात सुन ली तो कोई भी एस्मा से शादी नहीं करेगा। इस बात पे एस्मा मुराद पे बहुत गुस्सा होती है। ये बात बता के मुराद वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, यहाँ से मूवी एक भयानक ट्विस्ट लेती है, क्योंकि अभी तक सारी घटना इरम के साथ ही नहीं बल्कि अब निदा के साथ भी होना शुरू हो गई थी। जब वो बाथरूम में अपने हाथ पैर धो रही थी तभी उसे महसूस होता है कि उसके अलावा कोई और भी वहाँ है। वो इरम को एक भयानक रूप में देखती है जिसके पल भर बाद वो गायब हो चुकी थी। निदा जब अपने पैर धोती है तो अचानक देखती है कि उसके पैर के 3 नाखून काले हो चुके थे। डरते हुए जब वो नाखून को छूती है तो सारे नाखून टूटकर बाहर निकल आते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। उसके ठीक सामने दरवाजे पे एक बड़ा भयानक काला जिन खड़ा था। अपने पैरों की तरफ देखती है तो उसके नाखून एकदम ठीक थे। निदा को लगता है कि उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। उसी रात मुराद एस्मा से वापस मिलने आता है और शादी तोड़ने के लिए उसे सॉरी कहता है। पर दोस्तों, यह असली मुराद नहीं था, क्योंकि पलक झपकते ही वो शैतानी रूप में बदल जाता है। जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं तुझ जैसी लालची और काले जादू करने वाली औरत की बेटी से शादी नहीं करूंगा। ये कहकर वो जिन एस्मा को हवा में उठाता है और जमीन पे पटक देता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उस रात इरम को रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना आता है। वो देखती है कि वो दादी की कब्र के अंदर दादी की लाश के ठीक बगल में लेटी हुई है। उसकी दादी का शरीर बुरी तरह हिल रहा था और उनके मुंह से लाखों कीड़े बाहर निकल रहे थे। अचानक वो लाश इरम का हाथ पकड़ती है और उसी ठीक वक्त इरम अपने कमरे में उठती है, जो ये सपना देख के काफी डर गई थी। अगले दिन एस्मा और इरम बात करती हैं। यहाँ एस्मा इरम से कहती है कि शहर की लाइफ ज्यादा आसान होगी, जिस पे इरम उसे समझाती है कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। दादी के जाने के बाद पूरे परिवार को तकलीफ हो रही है। अब ये तीनों बैठ के चाय पीती हैं। यहाँ एस्मा प्लान बनाती है कि उन्हें बाथ हाउस चलना चाहिए, क्योंकि कई दिनों से वो घर में ही बंद हैं। पर फातिमा का ख्याल कौन रखेगा? जिस पे निदा कहती है कि वो फातिमा का ध्यान रखेगी, जो फातिमा के उठने से पहले वापस आ जाएंगी। अब ये तीनों अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए जा रही थी। जिसके बाद इरम फल लेने चली जाती है और बाकी की बहनें दूसरी तरफ चली जाती हैं। पर असलियत में इरम पूरी तरह से जिन के वश में थी और उसी हालत में वो कुएं के पास पहुंच गई थी जहां उसकी दादी की लाश मिली थी। उस कुएं के पास एक सफेद बकरी बंधी हुई थी, जिसके आवाज सुनने के बाद इरम बिना कुछ सोचे समझे इस कुएं में कूद जाती है और दूसरी दुनिया में पहुंचती है और यहाँ उसे एक जिन हॉन्ट करता है। पर असलियत में उसके ठीक कूदने से पहले उसकी बहनें आके उसे रोक लेती हैं। इरम को समझ नहीं आता कि उसने अपने होश कैसे खो दिए। घर आके इरम दोनों बहनों को बताती है कि जब से उसकी दादी गुजरी हैं तब से उसके साथ बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। यहाँ तीनों बहनें एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। एस्मा बताती है कि मुराद ने उससे अजीब बात कही थी कि उसकी माँ काला जादू किया करती थी। यहाँ एक पास्ट का राज खुलता है कि एस्मा की माँ ने एक बार अपने पति को बचाने के लिए स्पेल चलाया था। कुछ वक्त बाद उसका पति ठीक हो गया, पर गांव वालों ने ऐसी बात को पकड़ के अफवाहें फैला दी। एस्मा यहाँ इन लोगों से कहती है कि बगल के गांव में भविष्य बताने वाली औरत के पास इन्हें जाना चाहिए,
ताकि इन्हें पता चल सके कि इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। पर निदा को ये ठीक नहीं लगता क्योंकि भविष्य सिर्फ गॉड ही बता सकता है। पर उसी वक्त फातिमा अपने रूम के दरवाजे पे दो लोगों को भयानक रूप में देखती है। और दोस्तों दूसरी तरफ तुर्गुत रात में कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। तभी नीचे बनी जगह का दरवाजा हिलना शुरू हो जाता है। अब जब तुर्गुत जाके देखता है तो दरवाजे से सीधे उसकी माँ का हाथ निकलता है जो तुर्गुत को अंदर खींच रहा था। दादी तड़प के बोल रही थी कि गॉड उसे अपने साथ नहीं ले जा रहा। ये बोलकर वो उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। पर डर यहाँ रुकने वाला नहीं था। उस रात घर में फातिमा को वही लड़की दरवाजे पे खड़ी नजर आती है जिसने उसे पहले भी देखा था, जो पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी। और यहाँ एक दिल दहलाने वाला सीन आता है। हम देखते हैं कि फातिमा के बेड के ठीक पास एक जिन बैठा था जिसने अपने पैरों पे एक बच्चे को लेटाया हुआ था। वो भयानक आवाज में लोरी सुना रहा था। इस चीज ने फातिमा का खून सुखा दिया था। पर जैसे ही फातिमा आंखें बंद करके खोलती है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सोते वक्त एस्मा को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो जाके देखती है वहाँ उसकी माँ खड़ी थी जो बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसकी माँ वहाँ खड़े होकर प्रेस कर रही थी। एस्मा की माँ उससे पूछती है कि एस्मा उसे जादूगरनी क्यों कहती है। पर दोस्तों जब आगे जाके एस्मा ठीक से अपनी माँ को देखती है तो उसका खून सूख जाता है। उसकी माँ किसी कपड़े पर नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे के शरीर पे प्रेस कर रही थी। वो गर्म प्रेस बच्चे की खाल पर चिपक रहा था। यह एस्मा की डरावनी माँ उसे कहती है कि वो हमेशा उन लोगों के साथ है। लेकिन दोस्तों ये एक भ्रम था। असलियत में एक जिन ने एस्मा का चेहरा दबोचा हुआ था जो उसे बुरी तरह तड़पा रहा था। तभी निदा आके उसे उठाती है और संभालती है। अगले दिन तुर्गुत जब घर आता है तो उसकी बेटियां उससे पूछती हैं कि आखिर उन्हें क्या हुआ, जिसपे तुर्गुत झूठ बोल देता है कि वो बस काम कर रहा था। अब तीनों बहनें बाथरूम के शीशे के टूटने का बहाना बनाकर घर से निकल जाती हैं और सीधे उस भविष्य बताने वाली औरत से मिलने पहुंचती हैं। और ये औरत है मुज़ेयन। दोस्तों उस औरत को पहले से ही पता था कि ये तीनों वहाँ आने वाली हैं क्योंकि जुबैर होडजा ने उसे पहले ही बता दिया था। यह हम उस औरत को पक्षियों की आवाजें सुनते हुए देखते हैं। वह एस्मा और निदा से बाहर रुकने को कहती है ताकि वह इरम का भविष्य बता सके। जब निदा मना कर देती है तो औरत उससे कहती है कि हर इंसान को उसके सवालों के जवाब अकेले ही ढूंढने होते हैं। दोनों बहनें बाहर इंतजार कर रही थीं। अब वो औरत इरम का हाथ पकड़ती है और सीधे एक जिन से कांटेक्ट करती है। जब वो आंखें खोलती है तो इरम के ठीक पीछे एक बड़ा सा जिन खड़ा हुआ था जिसे इरम नहीं देख सकती थी। अब वो इरम के हाथ में जानवरों की हड्डियां रखती है। कुछ देर बाद इरम जब उन हड्डियों को मिट्टी पे फेंकती है तो उसे देख के ये औरत हैरान थी। दोस्तों अब तक इरम के साथ जो भी घटा था वो ये औरत देख पा रही थी। यहाँ तक कि उसने उस आदमी को भी देखा था जो कच्चा मांस खा रहा था, मतलब जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। यहाँ ये औरत इरम को बताती है कि उनकी माँ का तावीज उस जिन ने ही तोड़ा था और उसी जिन ने निदा को बाथरूम में हॉन्ट किया था। ये देखने के बाद जब ये औरत इरम की तरफ देखती है तो इरम के पीछे से अचानक जिन उसके सामने आता है और बोलता है कि इरम मरेगी। पर मुज़ेयन उस जिन को तुरंत वहाँ से भगा देती है। कुछ देर बाद इरम बाहर आती है और तीनों को शाम की प्रेयर्स होने से पहले घर लौटना है। तभी मुज़ेयन इन्हें बताती है कि आज रात कोई प्रेयर नहीं होगी। दूसरी तरफ हम तुर्गुत को देखते हैं जो काफी परेशान था, जिसे होडजा समझा रहा था कि मुश्किल वक्त में गॉड पर भरोसा रखना चाहिए। घर पहुंच के इरम अपनी दोनों बहनों को बताती है जो सच उसे मुज़ेयन से पता चला था कि एस्मा निदा की माँ ने उन पे एक स्पेल किया है। निदा के लिए ये मानना मुश्किल था कि उसकी माँ ने ऐसा कुछ भयानक गुनाह किया होगा और अब उन्हें इस स्पेल को ढूंढना होगा। तभी तुर्गुत घबराया हुआ घर आता है और इन्हें एक बुरी खबर देता है कि होडजा जब शाम की प्रेयर्स पढ़ रहा था तो अचानक उसकी हालत बुरी तरह खराब हो गई और जिन्स ने उसे सीधे नीचे गिरा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। यानी मुज़ेयन की कही बात सच हो गई। जुबैर की भयानक मौत ने एस्मा को इतना डरा दिया था कि वो अपना सामान पैक करके वहाँ से अकेले ही इस्तांबुल के लिए निकल जाती है। तो तुर्गुत तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है, पर रास्ते में उसे अचानक उसकी माँ की लाश सड़क पे लेटी हुई दिखती है। वो गाड़ी रोक कर चेक करता है पर लाश गायब हो चुकी थी। इधर घर में दोनों बहनें उस स्पेल को ढूंढ रही थीं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी इन्हें नीचे से गोट के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो नीचे जाके देखती हैं तो दरवाजा सीधे खेतों में खुल रहा था जहां ये तुर्गत को बैठा पाती हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसकी दोनों आंखें उसके हाथों में थीं। वो डर से रोती हुई आवाज में कहता है कि उन लोगों ने मेरी आंखें निकाल ली। पर जैसे ही ये दोनों बाहर आती हैं तो इनके ठीक सामने एक ताबूत रखा हुआ था और उसके आसपास कई जिन अजीब तरीके से झूम रहे थे। ठीक उसी वक्त असली तुर्गुत घर आता है
और पाता है कि निदा को जिन ने ऊपर हवा में उठा दिया था वो निदा को सीधे सामने की दीवार पे पटकता है, जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। ये लोग निदा को फातिमा के साथ छोड़कर खुद मुज़ैन के पास चले जाते हैं। पर दोस्तों जैसे ही इरम और तुर्गुत बाहर जाते हैं, हम देखते हैं कि फातिमा के रूम के फर्नेस से आग तेजी से धधकती है। तभी एकदम से बेड टूट जाता है और वो धारदार चीज सीधे फातिमा के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हमें मुज़ियन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मुज़ियन इरम को बताती है कि पिछली बार जब वो लोग वहाँ आए थे तो उसने इरम को बताया था कि उनके घर पे काला जादू किया गया है। उस वक्त उसे सिर्फ इतना ही पता था, लेकिन इनके जाने के बाद मुज़ियन ने एस्मा और निदा के ग्लास से उनका भविष्य पढ़ा। और दोस्तों यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि वो काला जादू अब तक निदा ही इन पे करती आई है। दोस्तों निदा खुद वो स्पेल कास्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने अफसर नाम के एक भयानक जिन के साथ सौदा किया था। वही आदमी जिसे हमने स्टार्टिंग में उस मांस को खाते देखा था, दरअसल वो अफसर जिन था जिसकी मदद से निदा ने स्पेल कास्ट करवाया था। और दोस्तों क्योंकि वो काला जादू इंसानों की दुनिया में नहीं बल्कि जिन्नों की दुनिया में यानी दूसरी दुनिया में किया गया था, इसीलिए इंसान उस डील को तोड़ नहीं सकते। इसलिए मुज़ैन के मास्टर जुबैर ने उस स्पेल को ढूंढ के उसे तोड़ दिया। और दोस्तों यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, निदा ने ये सब मुराद को पाने के लिए किया था। निदा अपने बहन के ही प्यार को छीनना चाहती थी। और दोस्तों निदा ने इरम का सौदा किया था, यानी इरम को एज अ सेक्रीफाइस जिनको दिया था। दोस्तों क्योंकि इरम इस्तांबुल में रहा करती थी और वो वहाँ नहीं थी, इसलिए निदा ने फातिमा के बाल और नाखून लिए और जिनको इरम की जगह फातिमा को एज अ ऑफरिंग दे दिया, क्योंकि उन दोनों का खून एक था। और दोस्तों फातिमा की उस हालत की वजह यही थी। या वो इरम को ये भी बताती है कि जिन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो इरम को ले नहीं लेता। तभी हम पीछे से जोर की आग धधकते हुए देखते हैं, यानी वो जिन वहाँ पहुँच चुका था और अब वो सीधे अफसर जिन से कांटेक्ट करती है। मुज़ैन इरम के परिवार को हॉन्ट करने से मना करती है। और दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, जब मुज़ैन से पता चलता है कि उस जिन ने पहले एक लड़की को ले लिया है और वो थी एस्मा, जिसे अफसर जिन ने मार दिया था और उसकी आंत निकाल के जिन्स खा रहे थे। जिन यहाँ मुज़ैन से कहता है कि वो हेल की आग में चलने से पहले उसकी आग में चलेगी और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। फातिमा को दफना दिया गया था और उसी के ठीक कुछ दूरी पे निदा की कब्र बनी थी और कब्र के अंदर हम निदा को तड़पते हुए देखते हैं। मूवी के एंड में हमें ये बताया जाता है, गांव के बुजुर्गों का मानना है कि उसके खानदान में ऐसी शक्ति और गहरी दृष्टि रही है जो आम इंसान की समझ के बाहर है। दोस्तों जब मुज़ैन 7 साल की थी तो उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवेयरनेस पैदा हो गई थी। भले ही मुज़ैन की लाइफ में कई तकलीफें आईं, लेकिन उसने इस लेगेसी को एक्सेप्ट किया, उन चीज़ों को बताने और दुनिया से शेयर करने में लगा दी जो वो दूसरी दुनिया से देखती और महसूस किया करती थी। और दोस्तों आज की ये कहानी मुज़ैन की इन्हीं सच्ची और भयानक कहानियों पर आधारित है। दोस्तों बात करते हैं उस तावीज़ की जो निदा ने फातिमा को पहनाया था। भले ही निदा ने ये स्पेल इस फैमिली पे चलाया था, बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने फातिमा को वो तावीज़ पहनाई थी जो उसे जिन से प्रोटेक्टेड रखे थी। पर जब जिन ने उस पर हमला किया तो वो तावीज़ टूट गई और डील तोड़ने की वजह से निदा अब कब्र में हमेशा तड़पती रहेगी। तो दोस्तों मुज़ैन की सच्ची और भयानक कहानियों पर आधारित ये मूवी थी उछार फिलर फॉल। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे हाइप, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।